ये कहानी अड़ाना चढ़ाना नामक एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे, फिर भी उनके घर का गुजारा नहीं होता था। अरे बेटा, एक बाल्टी और पानी लेकर आ। अभी तो मैंने छोटे वाले आम के पेड़ को पानी दिया है, बड़े वाले के तो मैंने एक बूंद पानी भी नहीं डाला। अभी तो उस पेड़ के भी पानी दे रहा है बेटा। अरे मम्मा, ये बड़ा वाला पेड़ तो बिल्कुल भी आम नहीं देता, इसको हमें काट देना चाहिए। ये तो हमारे किसी काम का भी नहीं है। अरे मेरे बेटा, काम का नहीं है तो मत होने दे। तुझे क्यों चिंता हो रही है? इस आम के पेड़ से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। अरे मेरे बेटा, इतना भी टाइम हुआ, आम नहीं देता ना तो मत देने दे, लेकिन ये पेड़ मुझे हवा तो देता है ना। मेरे बेटा, तू जाकर बाल्टी भर कर ला, ज्यादा दिमाग मत लगा। कैसे कैसे बच्चे होते हैं। ठीक है माँ। वो छोटा लड़का पानी भर के ले आता है। सुनीता उस आम के पेड़ में पानी डालकर थैला लेकर अपने काम के लिए निकल जाती है। वो उस छोटे आम से केरिया तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। अरे बहन, 5 किलो केरिया दे दो, आज मेरे घर में अचार बनेगा। अरे बहन, मुझे भी 3 किलो केरिया दे दो, आज मेरे घर में रसोई है, कद्दू केरी की सब्जी बनेगी। अरे भैया, कुल मिलाकर मेरे पास 6 किलो ही केरिया है। आप दोनों एक काम कीजिए, 3-3 किलो दोनों ले जाइए, आप दोनों का काम भी चल जाएगा। आज मेरे पेड़ से मैंने कम ही केरिया तोड़ी थी, बाकी तो छोटी छोटी केरिया थी ना, इसलिए आप आज कम केरिया ले जाइए और कल ज्यादा ले जाना। अरे बहन, मैं कम केरिया क्यों लूं? मुझे जितनी चाहिए होगी उतनी ही लूंगा ना। यहाँ तो दूसरे दुकान पे जा रहा हूँ मैं तो। अरे बहन, चल रहने दे, नहीं चाहिए मुझे भी तेरी केरिया, मैं आगे कहीं और से ले लूंगी। मुझे तो ज्यादा केरिया लेनी है। ऐसे कैसे दुकान वाले होते हैं, जब केरिया ही नहीं होती तो इतनी ज्यादा केरिया बेचने के लिए बाजार में क्यों आ जाते हैं। और दोनों में से एक भी उसकी केरिया नहीं लेता है। इस बार तो मही में ही बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। बेचारी दोपहर में अपने ठेले पर खड़ी होकर सारी केरिया बेचती है और वो शाम को अपने घर के लिए निकल जाती है। घर जाकर देखती है कि उसका बच्चा घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था और दुखी होकर बैठा हुआ था। अरे मेरे बेटा, ऐसे बाहर कैसे बैठा हुआ है? शाम हो गई है ना, अब तो अंदर जाके बैठ जा मेरे लाल। अरे माँ, आज अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और पंखा भी नहीं चल रहा। अब आप ही बताओ, मैं कैसे अंदर जाके बैठूं? और वहाँ अब तो गर्मियों का मौसम भी आ गया है। आपने 2030 में हमें आम का रस बनाकर पिलाने के लिए कहा था, लेकिन आपने 2024 आ गया, अभी तक आपने हमें आम का रस बनाकर नहीं पिलाया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें आम का रस कैसे बनाकर पिला दूं? उस आम के पेड़ में जितनी केरियां आती हैं, मैं उन्हें तो तोड़ ही लेती हूँ और वो पके तभी तो वो आम बनेगी ना मेरे बच्चों। अगर मैं उन केरियों को नहीं तोड़ूंगी तो फिर बाजार में क्या बेच कर आऊंगी? बता मेरे लाल, कहाँ से बनाऊं मैं तुम्हारे लिए आम रस? अपनी माँ की हालत देखकर वो छोटा सा बच्चा दुखी हो जाता है और चुपचाप अपने मन को समझाकर वह घर के अंदर चला जाता है। और सुनीता उसके लिए खाना बनाती है और जैसे ही वह खाना ला रही होती है, उसका पति भागता भागता घर के अंदर आता है और चुपचाप दुखी होकर पलंग पर बैठ जाता है। सुनीता अपने पति के पास जाकर उससे कहती है, अजी आपके क्या हुआ? ऐसे चिंता में कैसे आए हो? कहीं कोई समस्या तो नहीं हो गई ना? आप ठीक तो हो ना जी? अरे मैं सही हूँ, पर जिस सेठ से मैंने पैसे उधार लिए थे ना, उन्होंने मुझे देख लिया और वो मुझे देखकर मेरे पास आने लगे। मैं डर के मारे भागता भागता घर पे आ गया। अगर मैं उनसे मिलूंगा तो वो मुझसे पैसे मांगने लगेंगे सुनीता, और वो मेरी पिटाई भी कर देंगे। मैं अभी तक उनका कर्ज नहीं चुका पाया हूँ, 5 महीने हो गए। कर्ज का ब्याज ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी आप चिंता मत करिए, भगवान कुछ न कुछ रास्ता तो जरूर बताएगा। आप चलिए खाना खा लीजिए। बेचारी सुनीता की टेंशन और भी ज्यादा हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे क्या नहीं। वो सब परिवार मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद सुनीता और उसके बच्चे और दादा दादी सब सोने के लिए चले जाते हैं। सोते वक्त किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। उनका पंखा खराब हो गया था तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अरे माँ, बहुत ज्यादा
गर्मी लग रही है, ऊपर से मच्छर भी खा रहे हैं। माँ मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्या करूँ मम्मा। सुनीता अपने बच्चे की बात सुनकर और उन सब की हालत देखकर बहुत ज्यादा चिंता में हो जाती है और सुनीता को रात भर नींद नहीं आती है कि कैसे क्या होगा, घर का गुजारा कैसे होगा, कर्ज कैसे चुकेगा। अगला दिन होता है और सुनीता के सास ससुर उसके पास आकर उससे कहते हैं, अरे बहू मेरी खांसी नहीं रुक रही है। पता नहीं क्या हो गया मुझे बहू। और हाँ बहू, मेरी भी पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। जब पिछली बार डॉक्टर के गए थे तो पथरी बताई थी और जो डॉक्टर ने दवाई दी थी बेटा वो तो खत्म हो गई है, तुम दोनों ने अभी तक लाकर नहीं दी। हाँ मम्मी पापा, आपकी दवाई जरूर लेकर आऊंगी मैं। शायद दवाई खत्म हो गई है ना, इसलिए आपकी ऐसी हालत हो रही है। आप लोग चिंता मत करिए। अब बस बहुत हुआ, मैं माता पिता की ऐसी हालत नहीं देख सकता। अपने बाहर जो बड़ा वाला आम का पेड़ है उसने हमें आम भी नहीं दिया और हमारे आंगन में बस ऐसे ही लगा हुआ है। हमें उसका थोड़ा तो फायदा उठाना होगा। हम उस पेड़ को काट कर उसकी लकड़ियाँ बाजार में बेचेंगे और जो उन लकड़ियों को बेचकर पैसे आएंगे उन पैसों से मैं मम्मी पापा का इलाज करवाऊंगा और उस कर्ज वाले के भी दे दूंगा। जा रहा हूँ मुन्नी की मम्मी मैं। इतना कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। सुरेश को जाता हुआ देखकर सुनीता रोने लग जाती है और भागकर सुरेश के पास जाती है और पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है और सुरेश से कहती है, कृपया करके आप इस आम के पेड़ को मत काटिए, मैं इस पेड़ को काटता हुआ नहीं देख सकती, आपको मेरी कसम है, कृपया करके इस पेड़ को मत काटिए। सुरेश सुनीता को रोता हुआ देखकर कुल्हाड़ी फेंक देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। मेरे आम के पेड़, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पता नहीं आगे कैसे बचाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इस पेड़ की रक्षा कब तक कर पाऊंगी। मैं इस पेड़ को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सुनीता बहुत ज्यादा रोती है और समय गुजरता जाता है। एक दिन की बात है, सुरेश को कुछ आदमी पकड़ लेते हैं। वो लोग वही थे जिनसे सुरेश ने कर्जा लिया था। अरे सुरेश, जब कर्ज लेना था तब तो हाजी हाजी कर रहा था और अब तो तूने रास्ता ही बदल लिया। ऐसा लग रहा है तू कर्ज नहीं चुकाना चाहता, सारे पैसे खाना चाहता है क्या? तुम गरीब लोगों की आदत ही ऐसी होती है, लेते वक्त तो बोलते हो सेठ जी मैं बहुत ईमानदार हूँ, सारे पैसे चुका दूंगा। अब कहाँ गई तेरी ईमानदारी? अब बताता हूँ तुझे मुझसे दुश्मनी करने का नतीजा। सेठ हूँ मैं इस गाँव का। वो सेठ पुलिस को फोन करके वहाँ पर बुला लेता है और पुलिस जाकर बेचारे सुरेश को पकड़ लेती है। कैसी दुविधा में आ पड़ा था ये परिवार। इस परिवार की परेशानी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुरेश के माता पिता हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। सुरेश के पिता के टीवी हो चुकी थी क्योंकि उन्हें अपनी खांसी का इलाज काफी टाइम से नहीं करवाया था और उस खांसी ने टीवी का रूप ले लिया था। सुरेश की माँ के पेट में बहुत बड़ी पथरी बन चुकी थी। दवाई न खाने की वजह से उस पथरी ने बड़ा रूप ले लिया था। इस वजह से सुरेश के माता पिता हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। अरे सुनीता जी, आपको बताया था ना, टाइम टू टाइम इनको दवाई दीजिए। अगर आप इनको दवाई गोली टाइम पर देते तो आज इनको टीवी नहीं होती और आपकी सासू जी के पेट में पथरी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। पहले तो इनकी बीमारी इतनी नहीं थी, थोड़ी सी ही दिन में सही हो जाती, लेकिन अब तो आपको इनका ज्यादा इलाज करवाना पड़ेगा और टीवी ऐसे ही खत्म नहीं होती। बहुत बड़ी बीमारी है ये। पथरी के लिए तो ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करूंगी तो इनके बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और आपके पास तो इतना पैसा भी नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा काम है सुनीता जी। अगर आपने इनका अच्छे से इलाज नहीं करवाया और आपके माता पिता का ऑपरेशन नहीं करवाया तो हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। इन दोनों को कुछ भी हो सकता है। अगर आपने 1-2 दिन में इनका इलाज नहीं करवाया तो 5 दिन में इनकी डेथ भी हो सकती है। इन सब के जिम्मेदार आप होंगे, इसमें हमें इन्वॉल्व मत करना या फिर हमसे कहने लगो डॉक्टर जी आपकी वजह से हुआ है, ये मेरी कोई गारंटी नहीं है मैडम। सुनीता ये सब सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और बहुत ज्यादा चिंता में हो जाती है। उनके पेड़ के पास जाती है और रोने लग जाती है। ए भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? सारी समस्याएं मेरे जीवन में ही क्यों आ रही है? पहले तो मेरे पति देव, फिर
मेरे सास ससुर किस किस को संभालूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें छोटे से बड़ा होता हुआ देखा है। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहती, तुम्हें काटना भी नहीं चाहती। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। मेरे प्यारे पेड़, एक तुम ही हो जिससे मैं अपनी मन की सारी बातें बता सकती हूँ, वरना इस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं है। काश तुम मेरी बातें समझ पाते और मुझसे बात कर पाते। सुनीता उस पेड़ से काफी देर तक बातें करती है। फिर वो थोड़ी देर बाद सोने के लिए चली जाती है। बच्चा और सुनीता दोनों सो जाते हैं। अचानक सुनीता को किसी के बुलाने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर सुनीता उठ जाती है और बाहर जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पर कच्चे और पक्के आम कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पेड़ के तो ये आम हो भी नहीं सकते और केरिया भी तो नहीं आती इस पेड़ में और आम भी नहीं आते। ये सब कुछ कहाँ से आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ज्यादा मत सोचो, ये आम मेरा ही है सुनीता। अरे ये क्या, आम का पेड़ बोल सकता है क्या? सुनीता, तुमने निस्वार्थ मेरा ध्यान रखा है। बिना लालच तुमने मुझे पानी पिलाया है और हरदम मुझे तुमने अपना माना है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुमने मेरा ध्यान एक माँ की तरह रखा है और तुमने एक पिता की तरह मेरी रक्षा की है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये मेरा जादुई आम है। तुम इन आम को बेचकर काफी पैसा कमा सकती हो और सारी मुसीबतों को दूर कर सकती हो। अच्छा, धन्यवाद जादुई पेड़, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे बात कर। और हाँ सुनीता, मैंने देखा था कि तुम्हारे बच्चे आमरस की मांग कर रहे थे और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुम पंखा भी नहीं सही करवा रही थी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रिंग रिंग रिंग। तुम सबको अब पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस कूलर का इस्तेमाल करना, ये तुम्हें बहुत ज्यादा ठंडी हवा देगा और ये आमरस बच्चों के लिए बहुत पसंद आएगा उन्हें। ये जादुई आमरस है और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सुनीता बहुत ज्यादा खुश होती है और आम के पेड़ को धन्यवाद देती है। और अगला दिन होता है। सुनीता उन सारे आम को बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमा लेती है और जाकर अपने सास ससुर के इलाज के लिए पैसे जमा करवा देती है और अपने पति को भी छुड़वा लाती है। और जिन जिन लोगों का कर्ज चुकाना था वह उन सब लोगों का भी कर्ज चुका देती है। अब वो सारा परिवार खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अब उन्हें किसी चीज की भी कमी नहीं होती है। सारा परिवार एक अच्छा सा घर लेकर उसमें रहने लग जाते हैं और वो सब मिलकर गरीब लोगों को खाना भी खिलाते हैं। और जिनको भी पैसे की मदद चाहिए होती वो उनकी जरूर मदद किया करते थे।